स्ट्रेन। तो जैसे हमने देखा था जब मैंने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था बॉडी में, तो बॉडी का लेट्स से शेप, साइज, वॉल्यूम चेंज हो रहा था, जिसके वजह से उसमें कुछ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा था। तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि चेंज इन कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन एज इन उसका शेप चेंज हो, लेंथ चेंज हो या फिर वॉल्यूम चेंज हो, दैट इज चेंज इन लेट्स से लेंथ बाय ओरिजिनल वॉल्यूम लेंथ बोल दूं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ बोल दे, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम बोल दे, या चेंज इन शेप बाय ओरिजिनल शेप कह दें। तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को आप नाम देते हैं स्ट्रेन करके। मतलब जो स्ट्रेस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा बॉडी में, उस इफेक्ट को हम नाम दे रहे हैं स्ट्रेन करके। तो यहां पे हम बोल रहे हैं इट इज द रेशियो ऑफ, और स्ट्रेन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है ये रहा, चेंज इन कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन में आपका लेंथ आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है, शेप आ सकता है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन करके। तो लिखा इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिगरेशन दैट इज शेप, लेंथ और वॉल्यूम to the original configuration of the body divided by original configuration of the body। अब मेरे जो स्ट्रेन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। जैसे हमने देखा नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के करेस्पॉन्डिंग, स्ट्रेस के करेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आएगा दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करके ना। जैसे हम बोले थे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या होता है कि अगर आपने सपोज ये एक रॉड है ना, कोई लेट्स से ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, ये जो फोर्स है ये फोर्स इसको स्ट्रेच करेगा, टेंसाइल फोर्स, और लेट्स से इसका लेंथ जो था, इनिशियल लेंथ था L0, और जब ये फोर्स लगा तो इसका लेंथ सपोज हमने बोला डेल्टा L से इंक्रीज किया। मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंथ में इंक्रीज होगा, तो हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है उस स्ट्रेन की वैल्यू हम लिख सकते हैं। यहाँ क्या डायमेंशन चेंज हो रहा है, लेंथ, वॉल्यूम और शेप में क्या चेंज हो रहा है देखा जाए तो लेंथ चेंज हो रहा है। तो डेफिनेशन है चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा L बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन दैट इज ओरिजिनल लेंथ करके। इसे हम नाम दे रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करके। दूसरा जो स्ट्रेन था वो था आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस के कारण, शियर स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन है, जिसे हम नाम देते हैं शियर स्ट्रेन करके। अब इसको समझाने के लिए मैं कुछ ऐसे बोल रहा हूं, जैसे हमने एक बॉक्स रखा था, बॉक्स पे ऊपर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाए थे, तो उसका शेप जो था वो, अगर मैं सामने से अगर उस बॉक्स को देखता तो वो बॉक्स मुझे लेट्स से एक स्क्वायर शेप का दिखता ना। अब जैसे ही मैंने इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया और बेस को फिक्स कर दिया, सपोज एनी हाउ ना, आपने लेट्स से गम लगा के बेस फिक्स कर दिया, तो ये जो बॉक्स होगा, ये बॉक्स अब लेट्स से कुछ इस टाइप से ना रोम्बस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक ना ये इसका शेप चेंज हुआ, लेट्स से ये शिफ्ट किया x लेंथ, और मैं स्क्वायर बोल रहा हूं तो यहां से यहां तक का लेंथ आपका L है, तो ये लेंथ भी आपका L ही होगा। तो बाय डेफिनेशन शियर स्ट्रेन जो है मेरा, यहाँ पे शियर स्ट्रेन में इसका शेप चेंज हो रहा है, लेंथ वॉल्यूम नहीं, शेप चेंज हो रहा है। तो शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन दैट इज x डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन दैट इज L। और इस ट्राइंगल से अगर देखूं तो ये जो है, ये साइड जो है, लेट्स से कुछ एंगल अगर फाई से मूव की तो tan फाई दिख रहा है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan फाई इज इक्वल टू x बाय L। और यहाँ पे जो स्ट्रेन होता है वो बहुत छोटे लेवल का होता है, तो फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो उस फाई को हम नाम दे सकते हैं शियर स्ट्रेन। तो ये है मेरा शियर स्ट्रेन करके। और जो तीसरा स्ट्रेन है वो आपका ऑल अराउंड स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस या प्रेशर के कारण जो स्ट्रेस आता है, जिसमें हमने देखा था वॉल्यूम चेंज होता है, तो उस स्ट्रेस के करेस्पॉन्डिंग जो मेरा स्ट्रेन निकल के आएगा, उस स्ट्रेन को हम नाम दिए हैं वॉल्यूम स्ट्रेन करके। तो सपोज ये आपका कोई एक लेट्स से ऑब्जेक्ट है, इस पे 3 डायमेंशनली सभी साइड से आपने फोर्स लगाया है, जिसके चलते इसका जो वॉल्यूम है वो घट गया। मतलब लेट्स से यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम ये वाला था, फाइनल वॉल्यूम ये रहा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम इतना हुआ,
ये वॉल्यूम चेंज हुआ डिवाइडेड बाय इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन में जो आएगा यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पे लेंथ बढ़ रहा है, ओरिजिनल लेंथ, तो ये स्ट्रेन पॉजिटिव आया है, जबकि यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम घट रहा है। यहाँ जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने पे ये जो स्ट्रेन आ रहा है ना, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है तो वॉल्यूम स्ट्रेन नेगेटिव आ रहा है, मतलब स्ट्रेन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब मैं यहाँ पे बोलूं कि लेट से पहले लेंथ 10 मीटर था, चेंज इन लेंथ 1 मीटर है, तो 1 मीटर बाय 10 मीटर, मतलब जो ऊपर यूनिट वही नीचे यूनिट। सिमिलरली पहले वॉल्यूम था 10 क्यूबिक मीटर, अब चेंज इन वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर, तो क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कटा, मतलब यहां से बोल सकते हैं इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, है ना। और दूसरा चीज मैं बोल सकता हूं ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, इसका ना ही कोई डायमेंशन होगा ना ही कोई यूनिट होगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो सिंपल टर्म्स में कहा जाए चेंज इन कन्फिगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन। अब कन्फिगरेशन में आपका शेप चेंज हो सकता है एज इन शियर स्ट्रेन, लेंथ चेंज हो सकता है एज इन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर मेरा वॉल्यूम चेंज हो सकता है एज इन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो ये मेरे 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं। ये टेंसाइल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग हुआ, अगर टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण होता तो यहाँ पे लेंथ बढ़ता नहीं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेंथ हमारा घटता, तो उस केस में आप बोल सकते हो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता वो नेगेटिव आता। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ तक है हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जैसे अगर आप बात करें स्प्रिंग को, एक स्प्रिंग 10 मीटर की स्प्रिंग है, अगर इस 10 मीटर की स्प्रिंग में आपने 1 सेंटीमीटर लेट से स्ट्रेचिंग किया, छोड़ा, तो वो 1 सेंटीमीटर ना स्प्रिंग के अबाउट बॉडी क्या करेगा, एसएचएम करेगा। पर अगर सपोज इस 10 मीटर की स्प्रिंग को आप 10 किलोमीटर ले जाके छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। मतलब ये जो एसएचएम करने की बात हो रही है फॉर ओनली स्मॉल ना डिस्प्लेसमेंट्स है, बहुत ज्यादा इसे स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। उसी तरह से जब हम इस पे स्ट्रेस लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उस स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन डेवलप होता है वो ना बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब 10 मीटर की रॉड है तो उसमें आपने लेट से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन 1 मिलीमीटर का प्रोड्यूस किया, तो उस कंडीशन में बस ये हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, मतलब विद इन इलास्टिक लिमिट ना, जिसके बाद वो अपना ओरिजिनल लेंथ में आने की कैपेसिटी रख पाए। पर अगर आपने लेट से इसे 10 मीटर की रॉड को खींच के लेट से 50 मीटर कर दिया तो वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है ही नहीं, तो उस केस में हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं हुक्स लॉ का स्टेटमेंट जो था उसने कहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही जो मेरा स्ट्रेस है वो आपका स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, ये रहा। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जिसे मैं E नाम दे रहा हूं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट E है, तो ये जो E है इस E को आप नाम देते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो यहां से मेरा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डेफिनेशन बन जाएगा, स्ट्रेन इसके नीचे आ गया तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बनने चला गया इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप कह सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड डिवाइडेड बाय स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशियो को, और ये कब, ओनली विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइंड होगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे E से नाम दिए हैं इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशियो को आप नाम दे रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होगा, मटेरियल ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा, ना कि स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो करस्पॉन्डिंगली स्ट्रेन भी बढ़ेगा। स्ट्रेन बढ़ाने से स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस को डबल किया तो स्ट्रेन डबल होगा। स्ट्रेस कॉज है और उस कॉज का इफेक्ट जो है वो स्ट्रेन है। यहां से ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस को डबल किया तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डबल होगा, नहीं, स्ट्रेस डबल करने पे स्ट्रेन डबल होगा। ये इस है ना हुक्स लॉ का स्टेटमेंट था।
तो लिखा गया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, बॉडी के मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। जो जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और जो जितना कम इलास्टिक होगा उसकी है ना, जो ज्यादा रिजिड होगा उसकी इलास्टिसिटी वैल्यू कम होगी। सिंपल टर्म्स में बोले एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायमेंशंस, दैट इज लेंथ, वॉल्यूम एटसेट्रा। उसके लेंथ वॉल्यूम पे ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड नहीं करती, चाहे इतना बड़ा लेट से मटेरियल लिया जाए या इसका डबल ले लिया जाए, इस मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो मटेरियल सेम है तो जितना इसका है उतना इसके डबल लेंथ का भी होगा, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नेचर ऑफ मटेरियल पे बस डिपेंड करती है, और उसके डायमेंशंस पे दैट इज लेंथ, वॉल्यूम एटसेट्रा इन पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है इनके। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स। जैसे स्ट्रेस के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, पहला था लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा था टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस, तीसरा था बल्क स्ट्रेस, ऑल अराउंड स्ट्रेस या प्रेशर। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग आया था मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग आया था शियर स्ट्रेन, और उसी तरह से बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के करस्पॉन्डिंग ना जो स्ट्रेस और स्ट्रेन आएंगे, अगर हम बात करें तो यहाँ पे था आपका ऑल अराउंड स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग आपका आया था लेट्स से ना बल्क स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करके हम नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हमने देखा था अभी शियर स्ट्रेन, और मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेन आप कह सकते हो, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है मेरा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सिंपल डेफिनेशन बोलूं तो इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ना डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकता है, और कोई स्ट्रेस आपका ये स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए मैं बोल सकता हूं इट इज सिंपली टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय हमारा नीचे आएगा शियर स्ट्रेन करके ना, टेंजेंशियल स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन है उसे आप कह रहे हैं शियर स्ट्रेन। तो इसके रेशियो को, क्योंकि सभी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो है, अब यहाँ टेंजेंशियल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेन, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और वैसे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू तुम्हारा ना बल्क स्ट्रेस डिवाइडेड बाय आप बल्क स्ट्रेन बोल दें या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल दें, दैट इज रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अभी इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सभी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन तो मेरा डायमेंशनलेस था, और स्ट्रेस का डायमेंशन हमने निकाला था प्रेशर के डायमेंशन के बराबर। तो इसका जब डायमेंशन की बात की जाए तो इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे कोई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, सबका डायमेंशन ml(t-2) डिवाइडेड बाय l स्क्वायर किया जाए तो ml-1t-2, और इसके SI यूनिट की बात की जाए तो SI यूनिट है ऊपर स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन यूनिटलेस, तो आप बोल सकते हैं इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दें या फिर सीधा पास्कल कह दें। तो यहाँ पे स्ट्रेस का जो यूनिट और डायमेंशन होगा वही मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट डायमेंशन होगा। और एक और है यहाँ पे जो देखने वाला है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के है ना करस्पॉन्डिंग, अगर मैं बात करूं एक और बात की जाए कंप्रेसिबिलिटी, जिसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं के सिंबल से, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसका रेसिप्रोकल को आप नाम देते हैं कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रेसिप्रोकल को आप नाम देते हैं कंप्रेसिबिलिटी। और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मैं अगर टर्म्स डिस्कस करूं कि गैस, लिक्विड और सॉलिड किसको कंप्रेस करना आसान है, तो गैस को कंप्रेस करना सबसे आसान, मतलब उसका कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। फिर लिक्विड को, फिर आप सॉलिड को बोल सकते हैं कि इस रूम की पूरी गैस को आप कंप्रेस करके एक फुटबॉल में डाल सकते हैं, तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होगी। कंप्रेस कर पाना इसको सबसे
कम है, और बल्क मॉडुलस जो होगा वो रेसिप्रोकल है, तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कितने टाइम्स है ये सब अभी हमें डिस्कस करना है। तो ये हमने इंट्रोड्यूस किया आपका स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी करके। तो आगे बढ़ने से पहले यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप रिप्रेजेंट करेंगे y से। तो यहाँ पे हमने देखा था इट इज रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो मेरा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसे हम नाम देते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन के आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करके। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहें तो इसके रेशियो को आप नाम देते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसको समझाने के लिए, सपोज ये एक स्ट्रिंग है, इससे अटैच्ड एक मास m है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस पे ग्रेविटी फोर्स नीचे लगेगा, और ये जो स्ट्रिंग है ये सपोज स्ट्रिंग आपका इलास्टिक स्ट्रिंग है। तो इलास्टिक स्ट्रिंग है तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग इस फोर्स के कारण, है ना, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स इस वायर को क्या करने की कोशिश करेगा, नीचे स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण ये वायर थोड़ा सा इलोंगेट होगा। लेट्स से इसका इनिशियल लेंथ L0 था, और जो चेंज इन लेंथ हुआ यहां से यहां तक, जो लेंथ चेंज किया डेल्टा L अंडर दिस कांस्टेंट फोर्स F, और ये जो F फोर्स लग रहा है ये इस क्रॉस सेक्शन वायर जिसका वैल्यू A है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, तो स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया, और एरिया में कौन सा एरिया लेना है, इस वायर का जो ना लेट्स से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन πr² वाला एरिया लेना है। तो नॉर्मल स्ट्रेस में तो आ जाएगा मेरा F डिवाइडेड बाय A करके, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम यहाँ बात करें, ये एरिया के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा था वो तो आपने नॉर्मल स्ट्रेस लिख दिया, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हो जाएगा इसको हम बात करते हैं इट इज सिंपली चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ करके। तो यहां से हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल के आया इज इक्वल टू F बाय A इंटू डेल्टा L, और न्यूमरेटर में गया मेरा L0 करके। तो ये है मेरा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जहां F जो है वो mg के बराबर आप लिख सकते हैं। तो ये चीज मेरा बन जाएगा एज इन mg L0 डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा L। डेल्टा L कितना इलोंगेट हुआ। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहां तक नंबर 3 पे बात करने, फाइंड आउट शिफ्ट इन द पॉइंट BCD। ये आपका एक रॉड है, सपोज ये ABCD 4 पॉइंट्स हो गए, यहां से यहां तक की लेंथ है 0.1, यहां से यहां तक की लेंथ 0.2, यहां से यहां तक की लेंथ 0.15, मास 10 kg एंग किया गया। यंग मॉडुलस A से B वाला वायर का दिया है 2.5 10 पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, B से C के लिए दिया हुआ है 4 इंटू 10 पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, C से D वाले के लिए दिया है 10 पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया जो है वो मेरा 10 पावर -7 स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये 10 kg जो फोर्स है ये mg जो फोर्स होगा इसको नीचे खींचेगा, जिसके चलते हम बोल सकते हैं ये वायर जब इलोंगेट होगा, लेट्स से ये वायर यहाँ से यहाँ तक इलोंगेट होके आया है ना, अंडर दिस कांस्टेंट फोर्स mg, ये जो mg फोर्स लग रहा होगा ये mg कांस्टेंट फोर्स इसको नीचे खींच के ला रहा होगा। तो mg के करस्पॉन्डिंग फोर्स हो जाएगा मेरा 10 kg का, 10 इंटू 10 दैट इज 100। तो मैं बोल सकता हूँ B वाला पॉइंट शिफ्ट होके थोड़ा नीचे आ गया, लेट्स से यहाँ पे आ गया, ये रहा B डैश। वैसे C वाला पॉइंट शिफ्ट होके थोड़ा यहाँ नीचे आ गया, ये हो गया C डैश, और ये पॉइंट हो गया D डैश। तो मुझे पूछा गया है ना कि B कितना शिफ्ट हुआ, C कितना शिफ्ट हुआ और D कितना शिफ्ट हुआ। तो अगर B की बात की जाए तो B यहाँ से यहाँ तक का शिफ्ट अगर मैं निकालना है दैट इज डेल्टा LB ना, पहले डेल्टा LB निकाल लेते हैं, फिर डेल्टा LC निकालेंगे, फिर डेल्टा LD है ना की बात करेंगे, ये निकालना चाहते हैं। तो डेल्टा L कैसे निकालेंगे, तो ये यंग मॉडुलस दिया है, मतलब ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की करस्पॉन्डिंग बात हो रही है। तो यंग मॉडुलस का डेफिनेशन था आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दैट इज फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब मुझे डेल्टा L निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो डेल्टा L बाय L0 इज इक्वल टू F A और Y एक साथ आ गए
और एल नॉट को वहां भेज दिया, तो यहां से डेल्टा एल की वैल्यू आ गई एफ इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस इंटू ए। अब मुझे है ना एक एक करके इनकी वैल्यू पुट करके आंसर निकालते रहना है। तो सबसे पहले डेल्टा एल बी के लिए अगर बात की जाए, चलिए डेल्टा एल बी की बात करते हैं। तो डेल्टा एल बी में फोर्स तो थ्रू आउट सेम लग रहा है, तो एफ की वैल्यू मैं पुट करता हूं इज इक्वल टू 100 न्यूटन। एल नॉट मतलब ये ए से बी वाले वायर का लेंथ दैट इज 0.1 और मीटर में है, डिवाइडेड बाय इस ए से बी वाले वायर का लेंथ दैट इज है ना यंग मॉडुलस 2.5 इंटू 10 पावर 10 और यहाँ पे आपका एरिया क्वेश्चन में गिवन है 10 पावर -7, ये मीटर स्क्वायर करके मुझे गिवन है। तो ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 10 पावर 3, तो 10 बाय 10 पावर 3, तो यहाँ एक 10 इसको काट देगा तो 100 हो गया। 100 और 2.5 कैंसिल होके ये आया 1/250 मीटर। अब इस मीटर को अगर मुझे मिलीमीटर में ले जाने की बात की जाए, तो मिलीमीटर में ले जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 250 इंटू 4 जा 1000, तो मैं बोल सकता हूं ये जो बी पॉइंट शिफ्ट हुआ, ये मेरा शिफ्ट मुझे मिला इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर। तो यहां से हमारा हो गया बी पॉइंट आपका 4 मिलीमीटर शिफ्ट हुआ। अब बात करना है मुझे सी पॉइंट मेरा कितना शिफ्ट हुआ। तो सी पॉइंट के शिफ्ट की अगर बात की जाए, तो सी पॉइंट के शिफ्ट में हम बोलेंगे बीसी वाला शिफ्ट तो लेना ही है, और पूरा शिफ्ट ए से मेजर किया जा रहा है, तो बीसी वाला शिफ्ट लेंगे और उसमें ये शिफ्ट को ऐड कर देंगे। मतलब हम यहां बोल सकते हैं कि सी वाले पॉइंट का टोटल अगर शिफ्ट निकालना है तो उसमें बी वाले शिफ्ट की वैल्यू ऐड की जाएगी, प्लस यहां लिख सकता हूं डेल्टा एल बी सी। अब डेल्टा एल बी तो है मेरे पास 4 मिलीमीटर, प्लस डेल्टा एल बी सी की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं तो डेल्टा एल बी सी ये आएगा मेरा इज इक्वल टू फोर्स, तो ये रहा आपका 100 इंटू एल नॉट। बी से सी का लेंथ मेरे पास है 0.2 मीटर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस बीसी का है 4 इंटू 10 पावर 10 और क्रॉस सेक्शन एरिया 10 पावर -7, ये मीटर में है। चलिए तो दिस इज 4 मिलीमीटर प्लस यहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज 10 पावर 3, तो 10 पावर 3 इस 100 से काटेगा तो 40 ना, तो 0.2/40 को आप लिख सकते हैं 2/400। 2/400 इज 1/200 मीटर। अब इस मीटर को मुझे मिलीमीटर ले जाना है, 1000 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 4 मिलीमीटर प्लस दिस इज 5 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू मेरा निकल के आया 9 मिलीमीटर। मतलब ए से आपका टोटल जो शिफ्ट हुआ, मतलब यहां से यहां तक का अगर शिफ्ट बोलूं तो उस शिफ्ट में ये बी वाला शिफ्ट भी ऐड हो गया, तो ये शिफ्ट आया मेरा 9 मिलीमीटर। उसी तरह से हम बात करेंगे डी वाले पॉइंट के शिफ्ट की वैल्यू की। तो डी कितना शिफ्ट हुआ, तो डी के शिफ्ट में आप यहां पे ये शिफ्ट भी ऐड करेंगे, मतलब ये 9 मिलीमीटर का शिफ्ट तो ऐड होगा ही, साथ में हम बोल सकते हैं 9 मिलीमीटर का शिफ्ट ऐड होगा, प्लस हम बोल सकते हैं यहाँ पे एफ ना, फिर से एफ की वैल्यू लिखते हैं 100 न्यूटन एल नॉट। सी से डी का लेंथ है 0.15 मीटर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस सी डी का है 10 पावर 10 और क्रॉस सेक्शन एरिया है 10 पावर -7, तो दिस इज 10 पावर 3। 10 पावर 3 ये आया 1/10 इज 0.015 मीटर, तो 0.015 मीटर इज 15 मिलीमीटर, और यहाँ पे बना हुआ आपका 9 मिलीमीटर, तो ये ऐड होके ये चीज मेरी निकल के आ गई 24 मिलीमीटर करके। तो ये है मेरा है ना ए पॉइंट, बी पॉइंट शिफ्ट हुआ, सी पॉइंट शिफ्ट हुआ और डी पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ, इसके बारे में डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक इलोंगेशन ऑफ रॉड अंडर इट्स सेल्फ वेट। तो सपोज कीजिए ये कोई एक रॉड है, अभी तक आप कोई मास हैंग करते थे, अब कोई मास हैंग नहीं किया गया, ये एक सिंपली रॉड है और ये रॉड मासलेस नहीं है, ये रॉड का कुछ मास है, उसके करस्पॉन्डिंग इसके खुद का वेट मुझे गिवन है W, सेल्फ वेट W। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A है, और इस वायर का जो टोटल लेंथ है वो लेंथ मुझे गिवन है L0।
अब मुझे पता करना है ये खुद के वेट के चलते ये कितना रॉड इलोंगेट करेगा, इसका यंग मॉडुलस वाई हम बात करें। क्योंकि यहाँ पे जो रॉड का मास कुछ है, मासलेस नहीं है रॉड, तो रॉड का मास अगर है तो उस केस में आपका थ्रू आउट द रॉड है ना, जो टेंशन होगा वो सेम नहीं होगा। अब मैं यहाँ क्या करता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, उस एलिमेंट का थिकनेस हमने लिया dx। अब इस एलिमेंट का थिकनेस अगर dx लिया तो अगर ये एलिमेंट दिखाऊं आपको, ये एलिमेंट रहा, तो इस एलिमेंट पे ऊपर की तरफ कुछ ज्यादा फोर्स लगेगा t प्लस dt और नीचे फोर्स लगेगा t, और ये t की वैल्यू कितनी होगी, तो ये t ने इतना है ना, जो x यूनिट का जो मास है उसके करस्पॉन्डिंग वेट को बैलेंस किया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं L0 के करस्पॉन्डिंग वेट है W, तो 1 मीटर के करस्पॉन्डिंग वेट हो गया W बाय L0, x मीटर के करस्पॉन्डिंग वेट हो गया W बाय L0 इंटू x। इसको मैं नाम दे सकता हूं टेंशन T करके। तो मैं यहां बोल सकता हूं ये जो टेंशन लग रहा है ना, ये जो टेंशन लग रहा है, ये टेंशन की वैल्यू आ गई W x बाय L0। तो यहां पे हम बोल सकते हैं लेट रॉड इज हैविंग सेल्फ वेट W, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड लेंथ L0। तो इस छोटे से एलिमेंट का इलोंगेशन हम कैलकुलेट करेंगे dl, और उस इलोंगेशन से हम नेट इलोंगेशन निकालने जाएंगे। तो यंग मॉडुलस का डेफिनेशन होता है आपका स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज डेल्टा L डिवाइडेड बाय L0 करते हुए। तो यहां से मेरा डेल्टा L तो आ जाएगा, L0 ऊपर गया तो F इंटू L0 डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस और Y नीचे है तो Y इंटू A। तो ये dx वाला लेंथ L0 लेंथ कहला रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा dl लेंथ इंक्रीज हुआ, अगर उसको मैं निकालूं तो फोर्स तो वो टेंशन हो गया इनटू L0 जो है वो आपका dx, आप कैलकुलेट कर रहे हैं इस dx मीटर में कितना इलोंगेशन आएगा, और इन सभी इलोंगेशन को ऐड कर दिया जाएगा विद प्रॉपर लिमिट 0 से लेके L0 तक, और इंटीग्रेट करके हम आंसर निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस y और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और ऐसे छोटे छोटे इलोंगेशन को ऐड किया जाए तो मुझे नेट इलोंगेशन डेल्टा L मिल जाएगा। तो ये डेल्टा L निकालने के लिए मैं यहां लिख सकता हूं, अब यहां पे जो चीज कांस्टेंट है यंग मॉडुलस और A, उसको तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया, अब जो T है इनटू dx, अब टेंशन तो कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि मासलेस रॉड नहीं है, मासलेस होता तो यूनिफॉर्म होता टेंशन। तो यहां से हम बोल सकते हैं टेंशन को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो टेंशन इन टर्म्स ऑफ x लिखा गया है आपका W इंटू x बाय L0 इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पे आप इसे इंटीग्रेट करने जाते हैं तो ये बन के आया डेल्टा L इज इक्वल टू W बाय L0 को आप बाहर निकाल लें तो ये है W बाय L0 इंटू यंग मॉडुलस इंटू A, यंग मॉडुलस इंटू A इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे न्यूमरेटर में बच जाएगा x इंटू dx विद लिमिट, स्टार्टिंग यहाँ से होगा इंटीग्रेशन का, तो इनिशियल लिमिट 0 और खत्म होते होते जब एकदम यहां तक पहुंच जाएगा तो टोटल लेंथ L0, तो ये लेंथ L0 आया। तो यहां से आप बोल सकते हो नेट इलोंगेशन डेल्टा L की वैल्यू इज इक्वल टू W बाय YA इंटू L0। x का इंटीग्रेशन किया जाए तो x अपावर 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 विद लिमिट 0 से लेके L0 तक। यहां से मेरा डेल्टा L निकल के आ गया y डिवाइडेड बाय a इंटू L0, और फिर यहां पे इंटीग्रेट करता हूं तो L स्क्वायर बाय 2 और 0 स्क्वायर हो गया बाय 2, तो ये निकल के आया डेल्टा L इज इक्वल टू एक L0 से एक L0 कैंसिल, तो ये हो गया W L0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स y इंटू A करते हुए। अब ये तो हमारा इंटीग्रेशन एलिमेंटल अप्रोच हुआ। अब इसका एक शॉर्टकट अप्रोच की अगर बात करूं तो शॉर्टकट अप्रोच में क्या किया जाता है, सिंपल टर्म्स में आप ये जो पूरा का पूरा ना जो W मास है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरा का पूरा मास जो है वो आप इसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट करा दें, है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स लगेगा W और सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट करा दिया, तो सेंटर ऑफ मास हम जानते हैं वो यहां से यहां तक का लेंथ हो गया हाफ ऑफ इट्स लेंथ L0 बाय 2। अब आप इस L0 ये निकाल लें कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये सेंटर ऑफ मास कितना इलोंगेट हुआ, क्योंकि जितना सेंटर ऑफ मास इलोंगेट होगा उतना ही रॉड भी इलोंगेट होगा, टोटल इलोंगेशन। तो हम अगर इसको यूज करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर डेल्टा L इज इक्वल टू, ये जो आपका डेल्टा L का फॉर्मूला है, F का वैल्यू तो हो गया मेरे पास W
ना, और वो पूरा का पूरा W जो है वो आपने कहाँ प्रोड्यूस किया है, कहाँ पे पुट किया है, उसके सेंटर ऑफ मास पे। मतलब इसको या तो एक एलिमेंटल अप्रोच से करिए, नहीं तो सेंटर ऑफ मास अप्रोच से, मतलब पूरा का पूरा वेट इसके सेंटर ऑफ मास पे लगाते हो और ये निकाल लिया जाए कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ। तो L0 की जगह वो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस दैट इज L0/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में y इंटू a। तो इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा ये भी आएगा WL0/2 टाइम्स y इंटू a करके। तो ये रहा मेरे पास WL0/2 इंटू y इंटू a। मतलब हम ये सेंटर ऑफ मास अप्रोच ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसको यूज कर लेंगे और सीधा आगे बढ़ेंगे। तो ये है मेरा कैसे रॉड अपने खुद के वेट के चलते इलोंगेट होता है, उसके बारे में डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे बात करने। फाइंड आउट इलोंगेशन इन द ब्लॉक if mass area of cross section and Young modulus of block are m, a and y। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक का मास है m, मासलेस नहीं है तो थ्रू आउट टेंशन सेम नहीं होगा। तो उसके लिए हम एलिमेंटल अप्रोच सबसे पहले काम करेंगे। तो इस साइड से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्ट्रिप आपने लिया, उस स्ट्रिप का आपने लेट्स से थिकनेस लिया dx करके। अब आप इस dx थिकनेस में इलोंगेशन पता करेंगे और उसके हिसाब से आप नेट इलोंगेशन बता देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं सबसे पहले, क्योंकि ये सरफेस का कुछ नहीं गिवन, मतलब ये सरफेस आपका स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो हम बोल सकते हैं ये पूरा सिस्टम ना जो है एक कॉमन एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगा। और वो एक्सेलरेशन कितना होगा उसको निकालने जाएं तो ये a से आगे एक्सेलरेट करेगा, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो सूडो फोर्स पीछे। तो सबसे पहले ये एक्सेलरेशन निकाला जाए तो F इज इक्वल टू ma, तो मेरा a इज इक्वल टू निकल के आया F/m। अब मुझे इलोंगेशन निकालना है तो सबसे पहले इस dx मीटर का कितना इलोंगेशन होगा उसके लिए यहाँ पे इस स्ट्रिप पे कितना टेंशन लग रहा है ये हम बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस पीछे वाला जो x है ना, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग इतना x मीटर का जो मास है उस x मीटर के मास में कितना आगे की तरफ टेंशन लग रहा है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ t होगा तो आगे की तरफ होगा t प्लस dt। अब ये बोला जा सकता है ये पूरा जो सिस्टम होगा ये सेम एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव करेगा। और ये कितना एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगा तो ये एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं। तो इस x मीटर में कितना मास होगा इसको निकाला जाए तो हम बोल सकते हैं L0 मीटर में आपका मास है m। तो 1 मीटर में मास है m/L0। तो ये x मीटर का मास हो गया मेरा mx/L0। तो इसका मास आया mx/L0। और इस डायरेक्शन में हम यहाँ पे जो सूडो फोर्स लिखेंगे उसको लिख देंगे mx/L0 इंटू a। तो यहाँ से ये जो टेंशन है ये टेंशन की वैल्यू मेरी निकल के आ गई mx/L0 इंटू a। यहाँ पे a की वैल्यू मैंने निकाली है F/m, तो mx/L0 और a की जगह F/m, तो m से m कैंसिल हुआ। तो ये जो टेंशन आया ये टेंशन आया Fx/L0। तो ये हमने बोला भी था कि टेंशन थ्रू आउट सेम नहीं है। तो ये टेंशन है ना, यही वो फोर्स हो गया जो इलोंगेशन प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। तो ये कितना इलोंगेशन प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए अभी हमने देखा था यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करके ना। तो यहाँ से मेरा डेल्टा L जो निकल के आया उसको मैं लिख सकता हूँ F इंटू L0 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा Y इंटू a। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ सबसे पहले कि इस dx मीटर ना का इलोंगेशन निकाल लिया जाए। ये dx मीटर में ये जो है ना डिफॉर्मिंग फोर्स है कितना लेट्स से इलोंगेशन प्रोड्यूस करेगा। तो टोटल इलोंगेशन निकालना है तो इस dl इलोंगेशन का इंटीग्रेशन करना होगा। अब यहाँ पे ये रहा मेरा तो f तो है मेरे पास t और किस इलोंगेशन को हम देखना चाहते हैं dx वाले लेंथ के इलोंगेशन को। यंग मॉडुलस y है, एरिया a है और टेंशन देख रहे हैं x पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ से डेल्टा L निकल के आएगा आपका y इंटू a, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया। और टेंशन जो है टेंशन है मेरा F इंटू x है ना, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है L0
इंटू डी एक्स। यहाँ से डेल्टा एल आया, एफ बाई एल नॉट बाहर आते हुए दिस इज एफ वाई ए एल नॉट, फिर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, और यहाँ जो एक्स की लोअर लिमिट होगी 0 और हाईएस्ट लिमिट होगी एल नॉट, तो लिमिट में 0 से एल नॉट करते हुए ये डेल्टा एल हो गया एफ बाय वाई ए एल नॉट। अब एक्स अपावर 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 विद लिमिट 0 से एल नॉट। इंटीग्रेट किया जाए तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एफ एल नॉट स्क्वायर बाय 2y a इंटू एल नॉट, एक एल नॉट से एक एल नॉट कैंसिल, तो टोटल इलोंगेशन आया मेरा f इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई इंटू ए करके। तो ये है आपका टोटल इलोंगेशन इन द ब्लॉक। अब इसको चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास वाला अप्रोच करके भी यूज करके आप काम कर सकते हैं, पर अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर है, ताकि उसमें अगर सपोज F जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं होता, अगर लेट से ये जो मास है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो उस केस में आप इंटीग्रेट जब करते हो उससे बेटर आंसर आता। वरना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा F फोर्स को कॉन्सेंट्रेट करा सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास पे, तो L नॉट बाई 2, तो बस यहाँ पे फाइनल जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में यहाँ पे L नॉट बाई 2 कर दिया जाएगा, तो यही रिजल्ट आ गया मेरा। मतलब पूरा का पूरा F मास को मैंने सेंटर ऑफ मास L नॉट बाई 2 पे कॉन्सेंट्रेट करा दिया, तो ये हो गया FL नॉट बाय 2 इंटू वाई इंटू ए करते हुए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।